हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जीरो आईएएस। आज हम लोग पॉलिटी पीटी 365 को फोर्थ पार्ट को करेंगे। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है। तो जैसे देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पीटी 365 में जो टॉपिक को कवर कर चुके थे उसका हम दोबारा से आपको बता देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल 9 टॉपिक थे, तो हम लोगों ने कवर कर लिया था पार्ट 1 में। पार्ट 2 में हम लोग जो है पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर में टोटल 8 टॉपिक हैं, उसमें से 5 टॉपिक एनआरसी तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग जो बचे हुए 3 टॉपिक हैं ये करेंगे, और ये 3 टॉपिक को करेंगे और सेंट्रल स्टेट रिलेशन को भी ख़त्म करेंगे। मतलब टोटल हम लोग आज के लेक्चर में 8 टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट होने के बाद आपका टोटल ये 9 टॉपिक, ये 8 टॉपिक, 9 8 17 और 3 20, टोटल 20 टॉपिक कवर हो जाएंगे। टोटल हम लोग का टॉपिक कितना है 55। उसमें से 20 अगर घटा देते हैं तो 35 टॉपिक बचेंगे। ये भी हम लोग इस वीक के मैक्सिमम सैटरडे टू संडे को ख़त्म कर देंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 2 का सब टॉपिक 6। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एनआरसी मैंने पढ़ा दिया था। अब हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है, कि आपको समझाने में मैं सफल हो रहा हूँ, आपको आसानी समझ में आ रही है, दिक्कत तो नहीं हो रहा है। अगर दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये आप ही का चैनल है। ठीक है, तो देखिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है। सबसे पहले देखिए, लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाना। तो कौन कानून बनाने का इंडिया में पावर है? लेजिस्लेचर को, है ना। ठीक है, तो लेजिस्लेचर के पास बहुत सारा काम होता है। तो और चूँकि कानून जो है समय के अनुसार चेंज होते रहना चाहिए, तो लेजिस्लेचर हर छोटा चीज़ को चेंज नहीं कर सकता है, खुद से टाइम भी नहीं है और प्लस उसके पास एक्सपर्टीज भी नहीं है। तो ये पावर जो दे दिया है एग्जीक्यूटिव को, तो एग्जीक्यूटिव का काम होता है कानून को लागू करना। लेकिन जब लेजिस्लेचर अपना पावर थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव को दे देता है कि जो भी ओरिजिनल कानून है उसमें से कुछ चेंज करना, जैसे हमारे पास मोटर व्हीकल एक्ट है, जो कौन बनाया? लेजिस्लेचर। लेकिन मोटर व्हीकल में रूल्स आता है ना, तो कौन बनाता है? एग्जीक्यूटिव। तो जब प्रेजेंट एक्ट में कुछ चेंज करता है और कुछ रूल्स बनाता है तो उसी को हम लोग डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई भी रूल्स बन रहा है पेरेंट एक्ट को अगेंस्ट में, मतलब पेरेंट एक्ट में कुछ लिखा हुआ है एक्स और एग्जीक्यूटिव कोई रूल बनाया इसी एक्ट के आधार पे, मान लीजिए आर, और एक्स और आर में अगर कुछ, आर जो है एक्स का पूरा अपोजिट है, तो आर को इनवैलिड कहा जाएगा, अल्ट्रा वायर्स कहा जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है? वो पेरेंट एक्ट मतलब जो ओरिजिनल एक्ट है उसी के अंदर होना चाहिए, उसी को कवर करना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ये बोला कि उसको वो सप्लीमेंट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जो रूल्स भी बनेगा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के अंदर, वो उसको सप्लांट नहीं करना। सप्लांट मतलब उसको ओवरथ्रो नहीं करना चाहिए। मान लो कोई कानून है एक्स, तो एक्स कानून, और मान लो हम कोई रूल बना तो रूल इसको सपोर्ट करना चाहिए, इसके साथ अटैच हो जाना चाहिए, है ना। इसको अच्छा चीज़ करना चाहिए, ये ना कि वाई रूल ही इसको पूरा ख़त्म कर दे और यही जो है रहने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट बोला अगर ऐसा होता है तो हम इसको क्या करेंगे, कर देंगे डिक्लेयर नल एंड इनवैलिड, की वो चीज़ें गलत है। तो जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन दिया हुआ है उसमें एग्जीक्यूटिव को पावर है कि प्राइमरी लेजिस्लेशन में चेंज करके कुछ रूल्स बनाने का, और ये ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग को पावर दिया है, लेजिस्लेटिव को पावर दिया गया है लेजिस्लेचर को कि वो कानून बनाते, तो एग्जीक्यूटिव को पावर है कि वो कानून को लागू करने के लिए। लेकिन टाइम के कमी के कारण और प्लस थोड़ा सा जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ भी होता है रूल्स बनाना, इसीलिए रूल्स लेजिस्लेचर नहीं बना के पावर को अपने किसको दे देती है? एग्जीक्यूटिव को। उसी को बोलते हैं दोस्तों डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो देखिए किस किस कंडीशन में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो होगा इनवैलिड होगा। पहला ये कि वो फंडामेंटल राइट और कोई भी संवैधानिक जो प्रोविजंस उसको वायलेट करता है तब। दूसरा, अगर वो पेरेंट एक्ट के जो ओरिजिनल एक्ट है उसके अगेंस्ट में हो। तीसरा, अगर एग्जीक्यूटिव वो चीज़ करने लगे जो उसको डोमेन में है ही नहीं। ठीक है ना, मान लीजिए कोई चीज़ है लेजिस्लेचर कोई बनाना चाहिए, लेकिन जैसे आर्टिकल 368 है ना, तो उसमें जो चेंज करेगा वो पार्लियामेंट करेगा, ये लिखा हुआ है, लेकिन उसको ऑर्डिनेंस से नहीं ला सकते। ऑर्डिनेंस कौन लाता है? प्रेसिडेंट लाता है, गवर्नर, जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो वो एक तरह का डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुआ, तो है ना। तो उसको जो है वो जिसमें इसको अधिकार ही नहीं है एग्जीक्यूटिव को बनाने का, वो बना ही नहीं सकता है दोस्तों। उसके बाद वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, नहीं कि कुछ मन से अपने मन से बना दिए, या अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके बाद ये रिट्रोस्पेक्टिव नहीं होना चाहिए। रिट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से नहीं लगना चाहिए। मान लीजिए कोई
कानून है एक्स, इसमें लिखा है कि टैक्स जो है, मान लीजिए टैक्स का कानून, इसमें लिखा है टैक्स जो लगेगा वो 2015 से लगेगा, ठीक है। 2015 से जो लोगों ने इनकम कमाया उस पर लगेगा। मान लीजिए एग्जीक्यूटिव कोई डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना दिया वाई, और ये बोल दिया कि टैक्स जो लगेगा वो 2013 से लगेगा, ठीक है। तो ये वाला चीज़ इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि जो भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन रहेगा वो एक्स के हार्मनी में रहना चाहिए, उसके अगेंस्ट में नहीं चाहिए। उसके अगेंस्ट में देखिए 2013 बोल रहा है, ये 2015, तो ये बोला रिट्रोस्पेक्टिव, इसी को बोलते हैं। बैक डेट से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन लागू नहीं करवा सकता है जब तक इसमें खुद ही नहीं लगा। अगर इसमें लिख दिया है कि टैक्स जो होगा वो 2015 से भी लगेगा और उसके पहले वाले डेट से भी लगेगा, तब जाके वाई भी वैलिड हो जाएगा। लेकिन अगर लिखा है इस एक्स में कि उस एक्ट में लिखा है कि टैक्स जो होगा 2015 के बाद ही कलेक्ट किया जाएगा, तो 2013 से अगर कोई कानून बनता है दोस्तों टैक्स कलेक्ट करने के लिए, एग्जीक्यूटिव बनाती है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि वो इनवैलिड हो जाएगा, उसको मान्यता नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का क्या पर्पस है, क्यों हम लोग लाए हैं, क्यों उद्देश्य है। पहला कि पार्लियामेंट पे प्रेशर कम करने के लिए। दूसरा, अगर हम एग्जीक्यूटिव को पावर देते हैं तो पावर क्या होता है, डिसेंट्रलाइज होता है। तो एग्जीक्यूटिव अपने हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से चेंज करती है, तो हम लोग कहीं ना कहीं डिसेंट्रलाइजेशन होता है और स्पेसिफिक रूल हम लोग बना सकते हैं। दूसरा, क्योंकि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है ना। नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, नए नए जो है सोशल ऑडिट करना पड़ता है, तो उसके लिए एक एक चीज़ के लिए हम लोग पार्लियामेंट पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो एग्जीक्यूटिव टाइम के अनुसार, कंडीशन के अनुसार सोच समझ के रूल्स बनाती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन करती है दोस्तों। उसके बाद गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो कानून बना सकती है बिना पार्लियामेंट का वेट किए कि नए कानून बनाए, क्योंकि पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है दोस्तों। अगर टाइम अगर नहीं रहेगा तो कानून का वेट करेगी अगर बनाने के लिए, तो अब सरकार अपना जो है प्रशासन, गवर्नेंस कैसे करेगी, है ना। इसीलिए इनको पावर दिया गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का। तो इस तरह से दोस्तों डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है, उसके बाद किस किस कंडीशन में डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सही नहीं गलत करार दिया जाएगा, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में डिटेल पढ़ ली और क्यों इसकी नीड पड़ी वो भी जो है पढ़ लिए। अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं पेशा के बारे में, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। तो जैसा नाम ही में ही पता है, मैंने आपको बोला कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें, इकोनॉमी पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, करंट पढ़ें, उसके नाम को डिकोड अगर कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। जैसे इसमें लिखा है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, इसी को बोलते हैं पेशा। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये है क्या। तो देखिए पंचायती राज जो है उसको एक्सटेंड करता है किसमें, शेड्यूल्ड एरिया। अब शेड्यूल्ड एरिया क्या होता है, तो जो 6 शेड्यूल होता है जिसमें असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम आते हैं, इनमें पंचायत को लागू करना। अब देखिए पंचायत जो है हम लोग को 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अंडर बना, जिसमें क्या बोला गया कि हम लोग ग्राम सभा ये सब बनाएंगे और पंचायत राज बनाएंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स बनाएंगे। लेकिन वो सभी चीज़ पे लागू नहीं होने लगा, वो ट्राइबल एरिया में नहीं लगता था। तब जाके 1996 में पार्लियामेंट ने फिर से एक एक्ट पास किया और लेकिन उसका नाम दिया पेशा, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया। अब शेड्यूल्ड एरिया जो है, अब शेड्यूल्ड एरिया क्या है, 6 शेड्यूल में जो मेंशन है, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, उसमें हम लोग जो पंचायत हम लोग जो इसमें बनाया था उसी को हम लोग इसमें ला देंगे 6 शेड्यूल में। इसीलिए इसका नाम पड़ा पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया और उसको 1996 में लाए थे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आपको नाम को डिकोड करके पढ़ना है तो आपको बहुत आसानी होगी, ठीक। उसके बाद देखिए, तो इसमें न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि छत्तीसगढ़, देखिए दोस्तों एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, शेड्यूल्ड एरिया किसको बोलते हैं, थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो गया। शेड्यूल्ड एरिया बोलते हैं जो 5th शेड्यूल में मेंशन है, ठीक है। किस में मेंशन है दोस्तों, 5th शेड्यूल में। तो जो 5th शेड्यूल है उसमें टोटल 10 राज्य आते हैं, जिसको मैंने याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया है कि महाराष्ट्र, MH मैंने महाराष्ट्र का CM का जो RJ है, रेडियो जॉकी है, वो एक बकरी है, गोट। तो M से हो गया महाराष्ट्र, H से हो गया हिमाचल प्रदेश, C से हो गया छत्तीसगढ़, M से हो गया MP, R से राजस्थान, J से झारखंड, G से गुजरात, O से उड़ीसा, A से आंध्रा और T से तेलंगाना। तो अभी टोटल 5th शेड्यूल में टोटल 10 राज्य हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। तो उसमें इसी को हम लोग बोलते थे शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। या फिर से मैं बता रहा हूँ, 5th शेड्यूल में टोटल 10 राज्य हैं जिसको हम लोग शेड्यूल स्टेट बोलते हैं, और उसी में अगर हम पंचायत को लागू करते हैं तो उसी का नाम है पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। तो अभी न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट है, वो आती है 10 राज्यों में। देखिए 10 राज्यों में जो छत्तीसगढ़ है ना, C से छत्तीसगढ़ 10 राज्य में आती है, तो वो 7वां राज्य बन गई है जो अपने राज्य में पेशा को लागू कराएगी। अभी टोटल ये राज्य जो हैं, टोटल 6 थे, अब छत्तीसगढ़ 7वां बन गई है।
तो देखिए, तो जो उसको अगर याद करना है तो कौन सा राज्य है, तो देखिए उसमें से आप जॉम को घटा दीजिए। टोटल राज्य ये हैं 10, उसमें से जॉम को घटा दीजिए। जॉम माने झारखंड, उड़ीसा और एमपी। अगर तीनों को घटा देंगे तो बाकी कितने बचेंगे? 7। तो छत्तीसगढ़ जो है 7वां राज्य बन गई है। तो जो पेसा एक्ट है उसमें क्या क्या प्रावधान है या क्या कब लाया गया था, तो देखिए कमेटी बैठी थी दिलीप सिंह भुरिया, उसके आधार पे पेसा एक्ट को 1996 में लाया गया था। पर्पस यही था जो ट्राइबल को जो हैं, जो आदिवासी हैं, उसको हम लोग सशक्तिकरण करेंगे और उसको मेन स्ट्रीम में लाएंगे, मुख्य धारा में लेके आएंगे। जो मिनिस्ट्री इसको नोडल मिनिस्ट्री है, जो मेन मिनिस्ट्री है जो इसको देख रेख करती है, वो है पंचायती राज मिनिस्ट्री। याद रखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर नहीं है, ठीक है, आदिवासी मंत्रालय नहीं है, ठीक है ना। कौन सा मंत्रालय है? ट्राइबल अफेयर्स। कौन सा मंत्रालय है? पंचायती राज वाली। दोस्तों, पेशा को ही कॉन्स्टिट्यूशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें फिर से हम लोग चेंज किए, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ही चूँकि चेंज कर रहे हैं, है ना, लेकिन एक्ट के द्वारा कर रहे हैं, संविधान में चेंज, तो इसीलिए उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन विद इन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद देखिए जो पेशा एक्ट है उसमें ग्राम सभा को बहुत पावर दिया गया। क्या क्या पावर दिया गया, ये क्वेश्चन आता है और पूछ भी सकता है। तो पहला ये है कि कोई भी ज़मीन अगर किसी का एक्वायर करना है ट्राइबल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया में या ट्राइबल एरिया में, तो जो है हम लोग जो है परमिशन लेना पड़ेगा ग्राम सभा से। वो भी कैसा परमिशन? मैंडेटरी, कंसल्ट करना पड़ेगा। कोई भी ज़मीन अगर हम ले रहे हैं तो कंसल्ट करना पड़ेगा ग्राम सभा से, मैंडेटरी, ज़रूरी है। दूसरा, कोई भी प्लान बन रहा है लोकल लेवल पे या कोई भी सोशल सेक्टर में, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी फंक्शनरी हैं, उसको हम लोग कंट्रोल करने का पावर जो है किसके पास है? ग्राम सभा के पास है। उसी तरह कोई भी माइनर वाटर बॉडीज है, माइनर वाटर बॉडी में तो छोटा छोटा वाटर का सोर्स, जैसे कुआं है, नदी नहीं, कुआं है, या छोटा सा नदी है या तालाब है ना, उसको मैनेज करने का। और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मतलब जैसे शहद हो गया या तेंदू का पत्ता हो गया, जो ट्राइबल के लिए, जो शेड्यूल्ड एरिया में बहुत जो है उनके लिए ज़रूरी है जीवन यापन के लिए, उनको उनका जो ओनरशिप का अधिकार है, मतलब वो इन्हीं के ओनरशिप में होता है, इन्हीं उनका मालिक होते हैं। उसके अलावा दारू जो होता है या गांव का जो मार्केट होता है, उसके बाद जो पैसा का जो लेंडिंग होता है ना, पैसा जो देता है मनी लेंडर, तो उसको कितना इंटरेस्ट रेट होगा, या दारू का जो कंट्रोल करना है ना, कि कितना पिएगा, या जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करना। इसके अलावा विलेज मार्केट को भी रेगुलेट करने का पावर ग्राम सभा का। मतलब ग्राम सभा सर्वे सर्वा है, समझ लीजिए, किसमें? पेशा एक्ट के अंडर में। इसके अलावा जो भी माइनर मिनरल्स होते हैं, माइनर मिनरल समझते हैं, तो मिनरल 2 टाइप का होता है, एक होता है मेजर और दूसरा होता है माइनर। तो जो माइनर मिनरल्स होता है, जो मेजर मिनरल्स होता है, इसमें कोल आता है, पेट्रोलियम आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होता है। और जो माइनर मिनरल्स होता है वो होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। और उसमें भी जो मिनरल्स किस में पाई जाएगी? शेड्यूल्ड एरिया में। तो मान लीजिए कोई मिनरल है, कैसा मिनरल है? माइनर मिनरल। और कहाँ मिलती है? शेड्यूल्ड एरिया में। शेड्यूल्ड एरिया कितने हैं? 10। तो 10 स्टेट में अगर माइनर मिनरल्स मिल रहा है, तो उस मिनरल को अगर निकालना है, ठीक है, या उस पर हम लोग को सर्वे करना है कि कितना मिनरल है, तो उसके लिए ग्राम सभा से जो को पावर है कि उससे जितने भी लोग जो हैं डिस्प्लेस होंगे या उनको वापस पुनर्बसाने के लिए किसको पावर है? ग्राम सभा को। दोस्तों समझ में आया? तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ग्राम सभा को जो है पेशा एक्ट के अंदर में बहुत सारा पावर है। उसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कि पेशा एक्ट में और क्या क्या फीचर है। तो देखिए, कोई भी राज्य सरकार का कोई भी कानून जो है पंचायत में अगर लगना है, तो वहाँ के कल्चर को ध्यान में रखना चाहिए। सरकार मान लो कोई भी राज्य सरकार कोई भी कानून लेके आई, और वो किसके लिए ले आई? शेड्यूल्ड एरिया के लिए लेके आई, तो वो उसका कल्चर को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ग्राम सभा को क्या है कि हर राज्य में ग्राम सभा होगा, और वहाँ का जो ग्राम सभा में जो लोग होंगे उसका 18+ से ऊपर उम्र होना चाहिए, मतलब 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ग्राम सभा का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो जितना भी डेवलपमेंट वर्क होता है उसको अप्रूव करने का पावर है इसको, कि वो काम वहाँ होना चाहिए। नहीं स्कूल बन रहा है तो होगा या नहीं होगा, फिर कितना फंड आया उसका रेगुलेट करना, मॉनिटर करना, सब पावर जो है किसके पास है? ग्राम सभा को। फंड कैसे यूटिलाइज हो रहा है, जितने भी लोकल लेवल पे जो भी बीडीओ है वहाँ पे, या फिर जो भी अधिकारी है, उसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करने का पावर जो है ग्राम सभा को है। कहाँ पे? पेशा में, पेशा एरिया में। उसके बाद रिजर्वेशन भी का भी प्रावधान है पेशा एक्ट के अंडर, कि जितने भी सीट हैं वहाँ पे पंचायत राज में, उसमें से कम 50% ट्राइबल के लिए होगा,
इसके अलावा जितना भी पंचायत का जितना भी लेवल है, चाहे वो ग्राम पंचायत है या पंचायत समिति है, जिला परिषद है, तीनों लेवल में के जो चेयरमैन होंगे वो कौन होगा, शेड्यूल ट्राइब का होगा। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने पेशा एक्ट को पढ़ लिया अच्छे से डिटेल में। अब हम लोग देखेंगे कुछ मिसलेनियस टॉपिक जो सब टॉपिक 2 से हैं, अब हम लोग उसके कुछ मिसलेनियस टॉपिक देखेंगे। पहला ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो याद क्या रखना है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट संविधान में कहीं मेंशन नहीं है, ना ही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951 का उसमें मेंशन है, ठीक, याद रखिएगा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, लाभ का पद। लाभ का पद मतलब ऐसा कोई पद जिससे कुछ कमा रहा है कोई पैसा। मान लो कोई मैं एक नेता हूँ और मेरा एक फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से भी मुझे प्रॉफिट मिल रहा है ना, तो मैं उसको ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बोलेंगे, ठीक। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है कोई भी पब्लिक सर्वेंट या एमएलए, मेनली जो सांसद है या विधायक है, वो नहीं रख सकता है, ठीक। उसका ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो चुनाव लड़ सकता है और जीत के मतलब जो है पोस्ट को ग्रहण कर सकता है, ठीक। तो संविधान में मेंशन नहीं है और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में मेंशन नहीं है। आर्टिकल 102 में और 191 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी अगर एमएलए है, एमएलए तो किस में लिखा हुआ, आर्टिकल 191 में स्टेट गवर्नमेंट में लिखा है कि कोई भी एमएलए अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है या कोई भी एमपी जो 102 आर्टिकल के अंडर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, तो उसको हम लोग बार कर देंगे, मतलब वो उस पोस्ट को नहीं रख सकता है, ठीक है। और अगर वो रखता है तो उसका जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। और डिस्क्वालीफाई कौन करेगा, अयोग्य घोषित कौन करेगा, तो एंटी डिफेक्शन एक्ट जो है 10th शेड्यूल में लिखा हुआ है ना, उसके अंदर प्रेसिडेंट को पावर है एमपी को हटाने का, अयोग्य घोषित करने का, और गवर्नर को पावर है एमएलए को हटाने का। लेकिन ये अपने मन से नहीं करेगा, हटा देगा, इसके लिए वो इलेक्शन कमीशन का राय लेगा, और जो भी राय वो देगा वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। कौन, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। मतलब इलेक्शन कमीशन का जो भी सलाह होगा वो बाइंडिंग होगा, किस पे, प्रेसिडेंट पे एंड गवर्नर पे, ठीक। अगला जो टॉपिक है वो एमपी लेड है। एमपी लेड स्कीम था पहले, उसी में कुछ चेंज हुआ है, उसी को एमपी लेड रूल्स बोलते हैं। क्या फुल फॉर्म है, देखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब संसद के लिए लोकल एरिया डेवलपमेंट। तो जिस एमपी जो एरिया का है जनरली उस एरिया में क्या क्या डेवलपमेंट है, कैसे करना है, इसके लिए एक स्कीम बनाई गई थी, उसी को बोलते हैं एमपी लेड स्कीम। तो इस स्कीम को जो है 1993 में लॉन्च किया गया था, जहाँ पे एमपी को अधिकार है कि वो कोई भी डेवलपमेंट वर्क अगर उस एरिया आप उसके एरिया में हो रहा है तो उसको वो सजेस्ट कर सकता है कि तुम हॉस्पिटल बनाओ, यहाँ पे रोड बनाओ, यहाँ पे ब्रिज बनाओ, पुल बनाओ, वो सब है। और वो कैपिटल नेचर का होगा। कैपिटल नेचर मतलब वो बड़े बड़े बिल्डिंग्स होंगे जिससे कुछ हमको जो है लोगों के लाइफ को कुछ चेंज हो, ठीक है। वो रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा कि हम किसी को सैलरी दे रहे हैं, वो मेनली उससे हम लोग बिल्डिंग बनाएंगे, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। कहीं पे जो है टूल पंप लगा दिए, कहीं पे चापाकल लगा दिए, वो सब होगा, मतलब वहाँ का डेवलपमेंट। तो इस स्कीम के अंदर जो एमपी होता है उसको हर साल 5 करोड़ रुपया मिलता है, और इन 2 इंस्टॉलमेंट मिलेगा 2.5 करोड़ में, ठीक है। 5 करोड़ एक साल में, 2.5 करोड़ में 2.5 करोड़ का 2 बार, ठीक। उसके बाद जो है दोस्तों एमपी जो है वो रिकमेंड करता है किसको, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है मतलब डीएम को, कि जितना भी फंड आता है उसका 15% कम से कम आप शेड्यूल्ड कास्ट वाले एरिया में लगाइए, जहाँ शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं, और 7.5% फंड को आप शेड्यूल्ड ट्राइब के एरिया में लगाइए। और जो भी फंड होगा वो नॉन लैप्सेबल होगा। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या है दोस्तों, नॉन लैप्सेबल का मतलब है कि ये जो 5 करोड़ रुपया हर साल आ रहा है, ठीक है ना, तो इसको खर्च करना है। मान लीजिए किसी साल 4 करोड़ रुपया खर्च करा और 1 करोड़ रुपया बच गया, तो 1 करोड़ रुपया अगले साल जुड़ जाएगा, अगले साल फिर इसको 5 करोड़ मिलेगा, तो 5 प्लस 1 की जोड़ के उसको कितना हो गया, 6 करोड़ रुपया। मतलब वो फंड क्या होगा, लैप्स नहीं करेगा। अगर लैप्स करता तो 5 करोड़ में अगर 4 करोड़ खर्चा हो गया और 1 करोड़ बच गया, तो 1 करोड़ सीधे फिर भारत सरकार के पास चला जाता। लेकिन 1 करोड़ भारत सरकार के पास वापस नहीं जाएगा, ये फंड में ही एक मतलब रहेगा, ठीक है। उसके बाद इस स्कीम में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी कोऑर्डिनेशन होगा, जो भी सुपरविजन करेगा, और उसमें उस पर एक मतलब रोल दिया गया है एडमिनिस्ट्रेशन को, डीएम को, कि जितने भी काम हो रहा है उसमें से कम 10% काम को वो इंस्पेक्ट करेंगे कि ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसको सब जो देख रेख करती है, फंड को जो मैनेज करती है, कब फंड आएगा, पॉलिसी बनाएगा, उसके लिए एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी है, ठीक है। अब देखते हैं क्या रूल में चेंज हुआ है। तो एमपी लेड रूल में यही चेंज हुआ है कि पहले ये देखिए एक फ़ंड है मतलब इसका कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट हो रहा होगा, है ना। तो जो भी कहीं इन्वेस्ट हो रहा है पैसा, उससे कुछ हमको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो पहले वो इंटरेस्ट जो है एमपी लेड फंड में ही जुड़ जाता था। अब वो जो भी इंटरेस्ट होगा एमपी लेड फंड से, जो भी पैसा अर्न किया जाएगा, वो अब जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। इससे क्या होगा,
कि एक टाइमली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज हो पाएगा फंड का, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसको पार्लियामेंट क्या करती है, मॉनिटर करती है ना। बिना पार्लियामेंट के परमिशन से आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कंटिजेंसी फंड क्या होता है, पब्लिक अकाउंट क्या होता है, ये आपके पार्लियामेंट के चैप्टर में दिया हुआ है। इसको भी हम लोग जो है डिटेल में जब पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो आपको शॉर्ट में भी बताऊंगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जो अगला टॉपिक है वो है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। नेशनल मतलब राष्ट्र, ई मतलब क्या, इलेक्ट्रॉनिक, विधान मतलब लॉ मेकिंग, एप्लीकेशन मतलब एक ऐसा एप्लीकेशन जहाँ पे जिसके थ्रू जितने भी विधानसभा हैं, चाहे पार्लियामेंट है या विधानसभा है, एमएलए है, जनरली जो एमएलए है उसके फंक्शन को हम लोग ऑनलाइन कर देंगे। ठीक है, जितना भी असेंबली है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके फंक्शन को ऑनलाइन कर देंगे और जो भी इंफॉर्मेशन है कानून से रिलेटेड वो पब्लिक को बांटेंगे। इसकी जो मेन मिनिस्ट्री है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। ठीक है, इसके थ्रू जितने भी लेजिस्लेचर इंडिया में उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है ताकि एक हम लोग को डेटा मिल पाए। ठीक है, मैसिव डेटा, इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन को स्ट्रीमलाइन कर देंगे, एक रास्ते में इन्फॉर्मेशन जा पाएगा, तो जो है एम्बिग्विटी नहीं होगा। अगला देखते हैं डिस्ट्रिक्ट। तो देखिए कोई भी जिला बनाने का पावर किसको है, तो कोई भी जिले को बनाने का पावर है राज्य सरकार को। राज्य सरकार कोई भी जिला को, नया जिला को बना सकती है, चाहे वो कानून लेके बनाए, राज्य विधानसभा में कानून लेके बनाए या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बनाए। ठीक है, सेंटर का कोई रूल नहीं है कि विधानसभा जिला को बनाने में। ठीक है, लेकिन अगर जिला का नाम चेंज करना है या वहाँ पे कोई रेलवे स्टेशन बनाना है तो सेंटर का जो परमिशन चाहिए होगा। समझ में आया। मान लीजिए कोई जिला कल को बनता है रामनगर, तो रामनगर जिला जो बनाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन रामनगर का चेंज करके राम लक्ष्मण नगर करना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा, या रामनगर रेलवे स्टेशन बनाना है तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक, अब हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर जो स्पीकर है उसका क्या पावर है। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्पीकर होता है उसके पास पावर तो है, 10th जो है आपका 10th शेड्यूल है उसके अंदर डिस्क्वालीफाई करने का पावर है, किसके पास है, स्पीकर के पास है। लेकिन उसको, स्पीकर को ये पावर नहीं है कि वो जो है जिस आदमी को डिस्क्वालीफाई करे उसके स्टेटस को छीन ले। मान लीजिए जो एमपी था वो एक आपका जो है जज भी था, तो वो उसको एमपी के पद से तो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, लेकिन उसके जज के पोस्ट को वो नहीं ख़त्म कर सकता है, कौन, स्पीकर। तो ये बोला गया इसमें। ठीक है, तो किहोतो होलोहन केस था एक सुप्रीम कोर्ट का, किहोतो होलोहन केस, उसमें ये बोला कि जो स्पीकर का जो पावर है 10th शेड्यूल में, 10th शेड्यूल में क्या लिखा है दोस्तों, एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल कानून, तो उसमें जो भी स्पीकर का पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है, उस पर जुडिशियल रिव्यू होगा। जुडिशियल रिव्यू मतलब स्पीकर मान लीजिए कोई भी डिसीजन दिया कि एक कोई भी आदमी को डिस्क्वालीफाई करेगा तो उस पर वो हमें डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सही बात है। लेकिन अगर वो आदमी जो है अगर सुप्रीम कोर्ट में गया और अपील किया कि भाई कि हमको जो है डिस्क्वालीफाई गलत तरीक़े से किया है, तो सुप्रीम कोर्ट स्पीकर के डिसीजन को रिव्यू कर सकती है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपना जो है जजमेंट दे सकती है। इसी को बोलते हैं 10th शेड्यूल में जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, और ये बोला गया था कि होलोहन केस में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक कमेटी बनी है पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज पे, तो देखिए कौन बनाया, तो ये बनाए अमित शाह बनाया। चेयरमैन कौन होगा इसका, होम मिनिस्टर ही होगा। रिपोर्ट किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। पर्पस क्या है, हिंदी के यूज को ऑफिशियल यूज के लिए इसको क्या करना है, प्रमोट करना है। कमेटी सेटअप हुई थी 1976 में, और ये ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के अंडर में काम करती है। अगला है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का क्या हो गया है, 50 साल। 50 साल कैसे, 1971 में नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बना था एक्ट के द्वारा, मतलब कौन बनाया था, पार्लियामेंट। मतलब नॉर्थ ईस्ट काउंसिल कैसी बॉडी हो गई, स्टेचुटरी बॉडी हो गई। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, एक्ट के अंडर बनी है, इसलिए स्टेचुटरी बॉडी। इसका जो सर्विस कंडीशन होता है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन का जो मिनिस्ट्री होता है वो डिसाइड करता है। कंपोजिशन होगा कौन, तो यूनियन होम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, और 8 राज्य मतलब 7 तो नॉर्थ ईस्ट का राज्य और एक सिक्किम, तो सिक्किम के जो सीएम होंगे वो इसके भी मेंबर होते हैं। इसका फंक्शन वही है कि नॉर्थ ईस्ट राज्यों में कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करना, और कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है इन 8 राज्यों के बीच में तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करना। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो होती है ये एक स्टेचुटरी बॉडी है, और ये एक रिकमेंडेटरी बॉडी, ये सिर्फ सलाह देती है। ठीक है, इसका डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है। ठीक, तो इसका 50 साल हो गया। ठीक है ना। तो त्रिपुरा में इसी के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट किया एक नया चीज़,
प्रोग्राम, उसका नाम है गृह प्रवेश प्रोग्राम। मतलब गृह माने घर, प्रवेश मतलब अंदर जाना, प्रोग्राम तो है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी और ग्रामीण है, उसके अंदर में जो भी बेनिफिशियरी हैं उनको घर दिया गया था। तो याद रखिएगा गृह प्रवेश प्रोग्राम कहाँ का है, त्रिपुरा का है, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ है इसमें, जोनल काउंसिल। तो जोनल काउंसिल भी जो है पार्लियामेंट बनाई थी 1956 में। मतलब जोनल काउंसिल पुराना है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल से। इसके भी चेयरमैन जो होता है होम मिनिस्टर होता है और मेंबर होगा सीएम। देखिए जोनल काउंसिल है तो समझ में आ गया। तो 4 जोन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ, अगर जोनल काउंसिल में नॉर्थ के कुछ राज्य होंगे, तो कोई भी काउंसिल, जोनल काउंसिल हो, नॉर्थ हो, साउथ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, इसका जो चेयरमैन होगा दोस्तों वो हमेशा होम मिनिस्ट्री रहेगा। लेकिन जो मेंबर होगा, तो नॉर्थ काउंसिल के मेंबर कौन होंगे, होम मिनिस्टर तो रहेगा ही, चेयरमैन है वो। और नॉर्थ में जो जो राज्य आएंगे उसके सीएम। अगर वहाँ पे कोई यूनियन टेरिटरी है तो उसका यूनियन टेरिटरी है, और उस यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं है तो वहाँ का गवर्नर। और अगर उस यूनियन टेरिटरी में विधानसभा है तो वहाँ का सीएम। इसके अलावा दोस्तों इसके में जो है इसमें जो है दोस्तों 2 और मिनिस्टर होगा जिसको गवर्नर नॉमिनेट करेगा। सीएम तो होगा ही उस राज्य का, प्लस 2 और लोग होगा जिसको गवर्नर नॉमिनेट करेगा, और 2 मेंबर होगा यूनियन टेरिटरी से, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जोनल काउंसिल के बारे में। तो इसमें देखिए नॉर्थ जोनल काउंसिल में राज्य आते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान। उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश ज़रूर है लेकिन वो नॉर्थ में नहीं आता है। वो किस में आता है बताइए, वो सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। वेस्ट में कौन आएगा, गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दमन दीव, दादरा नगर हवेली। और साउथ में क्या आएगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, ठीक है। तो जो काम तुम्हारा आपका नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का है वही काम आपका जोनल काउंसिल का। ये भी एक जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है क्योंकि एक्ट में बनी है, ठीक है। और ये भी जो है रिकमेंडेटरी बॉडी, सिर्फ ये रिकमेंड देती है, इसका भी डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने टॉपिक नंबर 2 में को कंप्लीट कर लिया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे टॉपिक नंबर 3 जिसमें सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए न्यूज़ में इसलिए था कि उसमें पहला टॉपिक है 7 शेड्यूल में चेंज करने का। तो क्वेश्चन ये आता है कि 7 शेड्यूल क्या है। तो 7 शेड्यूल जो है टोटल आपके संविधान में 12 शेड्यूल है, उसमें 7वां जो शेड्यूल है उसमें 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का पावर किस में है, स्टेट गवर्नमेंट को किस में है, और दोनों को किस में है, और सिर्फ सेंटर को किस में है, ठीक है। तो 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट 2 को स्टेट लिस्ट, और लिस्ट 3 को कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट होता है उसमें सिर्फ पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। स्टेट लिस्ट में नॉर्मल केस में स्टेट लेजिस्लेचर बनाती है, लेकिन कुछ केस में जैसे प्रेसिडेंट रूल हो या फिर नेशनल इमरजेंसी हो या राज्यसभा कोई रेजोल्यूशन पास कर दे, ये हम लोग को पढ़ेंगे कि किस केस में जो पार्लियामेंट होती है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बना सकती है, उसके लिए 5-6 कंडीशन है, ठीक है। उसको हम लोग पार्लियामेंट में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। और कंकरेंट लिस्ट क्या होता है, दोनों कानून बना सकता है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी। लेकिन मान लो कोई भी टॉपिक है उस पर दोनों कानून बनाया कंकरेंट लिस्ट का, तो पार्लियामेंट का कानून, स्टेट का कानून, कौन सा कानून सुप्रीम होगा, कौन सा कानून वैलिड होगा। तो जब भी 2 कानून में लड़ाई हो जाएगा, चाहे पार्लियामेंट का, स्टेट का, और वो जो कानून होगा कंकरेंट लिस्ट का होगा, तो पार्लियामेंट का कानून हमेशा स्टेट के कानून के ऊपर होगा। तो जो यूनियन लिस्ट में उसमें टोटल 100 आइटम है, 100 चीज़ लिखा हुआ है, उसके अंदर जो है सेंटर कानून बना सकता है। स्टेट लिस्ट में टोटल 61 जिसमें स्टेट बना सकती है, और पार्लियामेंट किसी कंडीशन में बना सकती है, दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे बाद में। और कंकरेंट लिस्ट में सिर्फ दोनों कानून बना सकता है, सेंटर और स्टेट भी, लेकिन लड़ाई होगा तो पार्लियामेंट का कानून जो है सुप्रीम होगा। तो यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवे, बैंकिंग, और जो है स्टेट लिस्ट में आता है पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, गैम्बलिंग। और कंकरेंट लिस्ट में आता है एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ, ये सब आता है, ठीक। तो इसमें टोटल 52 आइटम है। सबसे ज़्यादा मतलब यूनियन में आइटम है, उसके बाद स्टेट और कंकरेंट, यूनियन के बाद स्टेट, फिर कंकरेंट लिस्ट में आइटम का संख्या के अनुसार है। तो जो 7 शेड्यूल है उसका इवैल्यूएशन कैसे हुआ, तो 1861 में आपको पता है, आपने पढ़ा होगा लक्ष्मीकांत पॉलिटी के चैप्टर नंबर 1 में इंडियन काउंसिल एक्ट था, उसमें हम लोग प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाए थे, ठीक है। उसके बाद 1882 में लॉर्ड रिपन का रिजोल्यूशन आया जिसमें हम लोग इलेक्टेड म्यूनिसिपल काउंसिल बनाए। उसके बाद 1909 में हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लेके आए जिसमें हम लोग जो प्रोविंशियल काउंसिल हम बनाए थे इसमें उसको पावर दे दिए और इंडियन को
इसमें बढ़ाएं, ठीक। उसके बाद 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, जिसमें हम लोग सेंटर का कंट्रोल जो है प्रोविंस पे कम हो गया, रिलैक्स हो गया, और सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट आया, जिसको हम लोग डायरकी बोलते थे दोस्तों। फिर जाके 7 शेड्यूल आया, जिसमें 1935 7 शेड्यूल में गवर्नमेंट चेंज करने के लिए जो है उसका जो इवोल्यूशन हुआ, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया 1935, जिसमें पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो क्वेश्चन आएगा, हम लोगों ने जो 3 लिस्ट सिस्टम लाया है उसका जो ओरिजिन था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, लेकिन वो किस चीज़ से मिलता है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से, तो वो मिलता है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेंटर को ज़्यादा पावर है, समझ में आया। तो ये चीज़ है। उसके बाद न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक्सपर्ट बोल रहे थे कि 7 शेड्यूल में कुछ चेंज करने का ज़रूरत है, कुछ देखने का ज़रूरत है दोबारा। तो आर्टिकल 246 में 7 शेड्यूल मेंशन है। और इसके अलावा एक रेसिडुअरी पावर भी होता है। मान लीजिए कोई आइटम है एक्स, तो एक्स ना तो इसमें है, ना तो इसमें, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, तो वो एक्स को बोलेंगे रेसिडुअरी आइटम। जो किसी में नहीं बचा वो रेसिडुअरी। और रेसिडुअरी में जो कानून बनाने का पावर है वो है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर का कोई रोल नहीं है दोस्तों। उसके बाद जो 7 शेड्यूल में जो अमेंड करते हैं, अब देखिए संविधान का जो अमेंडमेंट होता है, इसके लिए मैंने अपने चैनल पे जो है एक लेक्चर बनाया है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ आप ही के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा भी टारगेट है यूपीएससी को क्रैक करना 2023 का, और आपका भी सेम टारगेट है। देखिए ये है मेरा चैनल जीरो IAS, ठीक है। अभी 190 सब्सक्राइबर हैं मात्र 4 से 5 दिन में, ठीक है, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है ये चैनल। फिर आप वीडियो में देखिए, शॉर्ट्स भी कभी कभी है, प्लेलिस्ट बना हुआ है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ये मेरे बारे में है, ठीक है। मेरा ये यूपीएससी 2020 का मार्कशीट है, जिसमें मैंने मात्र 2 नंबर से मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ था, और ये मेरा सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी EPFO में, जिसकी वैकेंसी भी जो है 2019-20 में आई थी, लेकिन उसका ज्वाइनिंग जो है अभी हुआ, कोविड के कारण डिले हो चुका था, ठीक है। उसके बाद अभी देखिए, अभी आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि यूपीएससी EPFO का वैकेंसी फिर से आने वाला है। तो चूँकि मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट हूँ तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर पाऊँगा, इसीलिए आप EPFO का भी अगर एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। मैं EPFO का भी कोर्स जो है जल्द में ही लॉन्च करूँगा। उसके बाद जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखिए PT 365 जो आपका डिस्कशन हो रहा है उसके ऑलरेडी 3 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी डिस्कशन हुआ है। प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी क्या होगी इसको ज़रूर देखें, तब आपको पता चलेगा कि प्रीलिम्स में कितना पढ़ना होता है और कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए मृणाल सर का जो PDF है उसको भी मैं रेगुलर बेसिस पे डेली आपका 1 से 2 लेक्चर आ रहा है, अभी टोटल 8 लेक्चर आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए पॉलिटी का, तो पॉलिटी में टोटल 9 हो चुके हैं। इसमें मैंने जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको कम समय में, देखिए 5 सेकंड में 5 मिनट में 14 मिनट में बड़े बड़े टॉपिक को कवर किया है। जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छे से और कितना सिंपल वे में आपको समझाने की मैं कोशिश किया हूँ, ठीक है। तो जो मैं बता रहा था संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, है ना, तो देखिए आपको पढ़ाया गया केवल 10 मिनट में, 10 से 14 मिनट में आपको पढ़ाया गया। ये पढ़ लेंगे ये टॉपिक तो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ जाएगी, और प्रीलिम्स में जो भी आप एरर करते हैं वो कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और इसके जो है सब्सक्रिप्शन को जो है इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके नोटिफिकेशन को जो है ऑन कर लें। उसके बाद प्लेलिस्ट में जाके अपना जो भी आपको देखना है, मैं तो बोलूँगा सभी चीज़ देखें, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट है वो सभी मैं जो प्रीलिम्स 2023 ये आपका कब है, 28 मई को है। आज कितना तारीख है दोस्तों, 21 फरवरी है शायद, है ना। आज कितना तारीख है, 21 फरवरी है। तो अभी से लेके मई में 28 मई में, फरवरी में तकरीबन 7 दिन टाइम है, मार्च में 31 दिन है, अप्रैल में 30 दिन है, और मई में 28 मई, मान लीजिए मैं 25 को लेके चलता हूँ तो इतना, तो 30 और 30 60 और एक 61 और 7 78 और 25, आपके पास 93 डेज हैं। मैं आपसे सिर्फ मांग रहा हूँ 45 डेज। 45 डेज में मैं आपका पूरा प्रीलिम्स का कोर्स कंप्लीट कर दूँगा। फिर नेक्स्ट जो 45 दिन बचेंगे उसमें हम लोग रिगरस प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का। मेरा टारगेट है कि 5000 क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा मैं, ठीक है, और ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। डेली मैं जो है 120 क्वेश्चंस लूँगा
और 45 डेज़ तक लूँगा, तो क्वेश्चन आपका आराम से जो है 5000 क्वेश्चन हो जाएगा। दोस्तों अगर 5000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके चले गए यूपीएससी लेवल का, तो कोई भी आपको प्रीलिम्स निकालने से नहीं रोक सकता है। आपका प्रीलिम्स 100% क्रैक होगा, और ये मैं विथ प्रूफ आपको दिखाऊंगा जब 28 मई का एग्ज़ाम हो जाएगा तब, कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए कंटेंट से आप प्रीलिम्स कितने आसानी से 2023 का निकाल लेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली इसको विजिट करें, और जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताया जा रहा है उसको आप ज़रूर पढ़ें और उसको फिर रिवाइज करें। सबकी कुछ तैयारी जो है इस पर करवाई जाएगी, चाहे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो या फिर सब्जेक्ट को समझाना हो। तो देखिए दोस्तों, हम लोग लेक्चर की तरफ आते हैं। तो हम लोग देखेंगे 7 शेड्यूल में जो चेंज करने का प्रोसीजर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट मैंने पढ़ा दिया है कि प्रोसीजर क्या है। तो आर्टिकल 368 के अंदर लोग 7 शेड्यूल में चेंज हो सकता है। स्पेशल मेजोरिटी से ही चेंज होता है। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब टोटल मेंबरशिप का 50% और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग से। और जो कि 7 शेड्यूल फेडरल चीज़ का आता है, सेंटर और स्टेट दोनों का उसमें रोल है, तो इसको हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली से पास होना पड़ेगा। और ये इसके लिए क्या चाहिए मेजोरिटी, ये चाहिए सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में उसमें पढ़ाया था, तो आप ज़रूर देखें वो अमेंडमेंट वाला, और सभी को देखें और डेली बेसिस पे देखें, चाहे वो मृणाल सर का PDF का लेक्चर हो, या लक्ष्मीकांत की पॉलिटी हो, या पॉलिटी का MCQ हो, या प्रीलिम्स 2023 की स्ट्रेटजी हो। अगर मेरे बारे में भी जानना है तो आप ज़रूर वहाँ पे जो वीडियो पढ़ा है ज़रूर देखें। तो जो 7 शेड्यूल में चेंज होता है इस मेथड से, इसके अलावा इस मेथड से और भी जो चेंज होता है उसमें प्रेसिडेंट को इलेक्शन का अगर कुछ हमें चेंज करना है, या यूनियन और स्टेट में जो एग्जीक्यूटिव पावर है उसका चेंज कुछ करना है, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कुछ चेंज करना है, या रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। बताइए ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है, इसको मैंने बार बार बताया। तो अगर इस शेड्यूल में चेंज करना है तो उसमें भी हम लोग जो है इसी मेथड के थ्रू करेंगे। इसके अलावा आर्टिकल 368, ये भी मैंने आप लोगों को उस समय बताया था। तो आर्टिकल 368 में अगर चेंज करना है, मतलब ये बताता है संविधान को चेंज करने का प्रोसीजर, तो उसमें भी चेंज करना है तो उसके लिए हमें यही मेथड से जाना पड़ेगा। 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब जितने भी लोग मेंबरशिप हैं उसमें हाउस का जो भी मेंबरशिप है, लोकसभा में जैसे 545, राज्यसभा में 245 के आसपास, तो उसका 50% होना चाहिए, प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट वोट। उस दिन जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने लोग वोट किए उसका 2/3। जब इन दोनों से पास हो जाएगा तो फिर जाएगा वो विधानसभा में, और जब हाफ विधानसभा उसको पास कर देगी तभी हम लोग जो है 368 के अंडर जो है चेंज कर सकते हैं। उसी में से एक चेंज करते हैं 7 शेड्यूल में, और बाकी इन चीज़ों में चेंज करना है तो यही प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। इस तरह से दोस्तों हम लोग जो है आज 5 टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, 4 से 5 टॉपिक को, और बाकी का जो है हम लोग आने वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जिसमें सतलुज, यमुना लिंक ये सबको बताएंगे। इस तरह से दोस्तों देखिए PT 365 हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और समझाते हुए आपको बढ़ रहे हैं। तो देखिए ये यहाँ से लेके उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपका कुछ नहीं बचा, ये थोड़ा सा बचा इधर और ये बचा है, तो इसको भी धीरे धीरे इस वीक के अंत तक ख़त्म कर लेंगे। फिर हम लोग इकोनॉमिक का या इन्वायरमेंट का PT 365 को करेंगे। ये आपका जो है 0 IAS का चैनल है, मैंने आपको बता दिया। इसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो होता है उसको हिट कर दें, ठीक है, और उसका नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आपको वीडियो का अपडेट आते रहे। और इसको आप डेली बेसिस पे विजिट करें ताकि आपको पता चलेगा, तभी आपको एक पढ़ाई में कंटिन्यूटी रहेगा। दोस्तों मेरा मकसद ये है कि जितने भी बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनको गाइडेंस का कोई अभाव नहीं होना चाहिए। मैं गाइडेंस देने के लिए आपको बैठा हूँ, ठीक है। जो भी आपको दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में बोलिए, आपको मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। लेकिन ये तभी होगा जब आप इस वीडियो को जो है सब्सक्राइब करेंगे, नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि इस कैंडिडेट को क्या क्या दिक्कत है। अभी के डेट में बच्चे मेहनत कर रहे हैं लेकिन थोड़ा उनको गाइडेंस की कमी है, तो मैं गाइडेंस आपको अच्छे से प्रोवाइड करने की पूरी अपने जी जान से मेहनत करूँगा, ठीक है। आप भी पूरा मेहनत और लगन के साथ पढ़िए, फोकस होकर पढ़िए और अपना हार्ड वर्क करिए, साथ ही साथ ब्रेन का यूज करिए और खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है। आपको अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, इसके लिए आपको खुद को तपाना होगा और जी जान एक से एक लगा के ये जो आने वाले 90 डेज हैं खूब मेहनत करना पड़ेगा। और मेरा साथ दीजिए, हम लोग साथ में मिल के UPSC प्रीलिम 2023 को क्रैक करेंगे। फिर हम लोग मेंस की तैयारी करके लवासना में
मिलेंगे दोस्तों। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और पूरा हार्ड वर्क करिए और पूरे खून पसीना ही करके जो है पूरा पढ़ाई में लगाइए। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी। Thanks for watching this lecture and visiting the Zero IAS channel. Have a nice day. Do your hard work with full sincerity and without wasting a single second दोस्तों। Thank you for watching this lecture. Have a nice day.